हेलो क्लास। आज की क्लास में हम मैथ्स के बारे में कोई बात नहीं करने वाले। आज हम थोड़ा सा जीवन के बारे में बात करते हैं। और जीवन कहाँ पे, अपने यहाँ पे सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है या फिर बोले स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो जनरली हम जॉब की टर्म्स में उसको मानते हैं। हमें केमिस्ट्री में एक छोटी सी बात पढ़ते हैं हम कि हर एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं एंड सेम अप्लाइज टू ह्यूमन बीइंग आल्सो, स्पेशली इन इंडिया। अपने यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब यही समझाता है, अगर आदमी को जॉब मिल गई, या तो एक अच्छी प्राइवेट जॉब मिल जाए या बहुत अच्छी सरकारी जॉब मिल जाए, तो समझते हैं कि वो स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी की साइकिल को समझने के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं, किस चीज से रिलेटेड, कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अब एग्जाम कहां से आ गया इस बीच में, जॉब की बात कर रहे थे हम, तो मैं आपके एग्जाम्स को दो कैटेगरी में बांटता हूं। एक वो एग्जाम होता है जो आपको डायरेक्टली जॉब दिलवाते हैं, जिसके एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो आपकी जॉब के चांसेस बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है, या तो आपको अच्छे कॉलेजेस में पहुंचा देंगे या आपको स्कॉलरशिप दिलवाएंगे जो आपके रिज्यूमे में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है। तो हम बात करते हैं अपने उस लाइफ साइकिल के बारे में। हम जानते हैं कि इंसान सबसे पहले बर्थ होता है उसका, थोड़े साल 2-3 साल बढ़िया मस्ती रहती है, बचपन सबसे अच्छा समय होता है। उसके बाद उसका एडमिशन करा दिया जाता है। कुछ जगह नर्सरी क्लास होती है, कहीं एलकेजी होता है, और कुछ जगह अभी भी फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट एडमिशन दिलवा दिया जाता है। अब उस बच्चे का एडमिशन होगा 5th क्लास तक, जब तक प्राइमरी एजुकेशन उसकी, उसके बड़े मौज के दिन चलते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, फिर उसका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट किसी न किसी चीज में डेवलप होना स्टार्ट होता है। पहले 10 साल की एज तक तो बच्चे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो एजुकेशन सिस्टम का, हम उस समय बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि उस समय वो कच्चा घड़ा होता है। अगर हम उस समय उस पर सही ध्यान दें तो हम किसी भी तरीके से उसको मोल्ड कर सकते हैं। हम मोल्ड कब करना स्टार्ट करते हैं, जब बच्चा 11th क्लास में पहुंच जाता है। वहां पे अभी हम पहुंच रहे हैं। तो हमारी गलती ये कि हम बच्चे को शुरू में ध्यान नहीं देते। जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पहले 10 साल में बच्चे का पूरा मोरल वैल्यूज पे ध्यान दिया जाता है। उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप की जाती है। इसीलिए जापान एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है, खुद से सब कुछ कर सकता है। और ये उस सिचुएशन में जब वो एक इतना छोटा सा देश है, इतने बड़े बड़े अटैक होते रहते, सुनामी आती रहती है, क्योंकि मोरल वैल्यूज उन्होंने डेवलप की है उस एज में। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमको पता चलता है कि 5th के बाद एक क्लास आती है 8th। 5th से 8th तक का टाइम ऐसा होता है जब बच्चा अपने इंटरेस्ट थोड़ा सा पहचानना स्टार्ट करता है और उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर देता है। और फिर अचानक आता है बहुत बड़ा पोज। हमारे इंडियन सोसाइटी में माना जाता है कि 9th to 12th 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। इन साल में आपको कुछ नहीं करना, जो तुम्हारा इंटरेस्ट उसको अपने अंदर रखो। अब तुमको सिर्फ मैथ साइंस पढ़ना है, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती है। आपको सबसे पहले एज ए पेरेंट्स ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट आपको पहचानना चाहिए। हर बच्चा मैथ साइंस के लिए नहीं बना होता है, और इस क्रम में जब बच्चे भी इसी रूप में ढलना स्टार्ट करते हैं तो वो एक गलती कर देते हैं कि मैथ साइंस पे इतना फोकस कर लेते हैं कि बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते। मेरा आप सभी को एक सजेशन है, एक सलाह है, या फिर एक एडवाइस है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब तक 10th क्लास में जाते हैं, 10th क्लास जब तक खत्म नहीं हो जाती, एटलीस्ट तब तक आप हर सब्जेक्ट पे इक्वल ध्यान दें। कहने का मतलब क्या है, हम एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी, तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि भाई हमको सारी की सारी चीज का नॉलेज होना चाहिए। आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए। वो कहां से आएगा, एसएसटी सब्जेक्ट जो सामाजिक विज्ञान है वो उसको बताता है हमारे देश का इतिहास क्या रहा है, भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है अपने देश की। उसके बाद इकोनॉमी, आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस सोसाइटी में हो गया वो इकोनॉमी है। लेकिन हम इतने ज्यादा पढ़ाई के अंदर मशगूल हो जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या, मैथ और साइंस। हम इन सब चीजों पे कभी ध्यान नहीं देते। जब हम सब कुछ बाद में फाइनल स्टेज पे पहुंचते, जॉब हमारी लग जाती है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते, हमको कुछ पता ही नहीं होता हमारे सराउंडिंग के बारे में। तो उस डायरेक्शन में आपको नहीं बढ़ना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना, आप अभी जिस भी एज ग्रुप के हैं, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग में क्या चीजें चल रही है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 9th में बच्चा पूरी तरह से फोकस रहता है। 10th क्लास के बाद पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों को देने को मिलता है। वैसे 5th क्लास में हमारा नवोदय का प्रोग्राम रहता है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। उसमें उस टाइम तो बच्चों को ज्यादा कुछ समझ होता नहीं है अपना, उस टाइम जो पेरेंट्स बोलते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। 10th क्लास में पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज का हमारा वीडियो किस चीज के रिगार्ड में, कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या करना चाहिए तो गूगल भी आपको बता देगा। क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्योंकि आप मेरे बारे में क्यों सुने, आपका इंटरेस्ट क्यों जागना चाहिए कि इंसान बोल रहा है मैं इसकी बात मानूं, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं चिराग सांगवान एनआईटी कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं, और मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं रिगार्डिंग टेस्ट क्लियर करने के, जिसमें मैंने सबसे पहले
10th क्लास तक तो मुझे कुछ खास आइडिया था नहीं कोई एग्जाम होता, तो एनटीएससी जिसकी अभी मैं बात कर रहा था वो मैंने नहीं दिया कभी एग्जाम। उसके बाद 12th क्लास में मैंने एनडीए 3 बार क्वालिफाई किया। आईआईटी जेई एडवांस के अंदर मेरा 9000 रैंक था। बाद में इसके बारे में बात करेंगे, जब जेई की बातें करेंगे कि रैंक ज्यादा काम का नहीं, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट कह सकते हैं इसको। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था उसके बाद मैंने कैट का एग्जाम दिया जिसमें मैंने 99.7 परसेंटाइल मेरे आया। उसके बाद एसएससी सीजीएल अभी मैं करंटली अपीयर हुआ था इस साल, मेंस के अंदर मेरा स्कोर 368 आउट ऑफ 400 मार्क्स है। और आईबीपीएस पीयू का रिजल्ट का मैं वेट कर रहा हूं जिसके मेंस में मेरे 100 मार्क्स हैं। तो मैं बात करना चाहता हूं कि इन सब चीजों की वजह से मैं आपको एक गाइडलाइन दे सकता हूं कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसी कोई भी चीज, ये बात मैं आपको अश्योरिटी देता हूं इस बात की कि मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा, ना ही तो जब सब्जेक्ट की बात करूंगा तब, और ना ही कभी इस तरीके की वीडियो जब आएंगे एनालिसिस वाले वीडियो जो मैंने खुद ने अप्लाई नहीं किया। मैं वही चीज आपको बताऊंगा जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आप मेरे पर इस मामले में तो विश्वास कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अब हम बात करें थे एग्जाम्स की, तो एग्जाम दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करते हैं और दूसरा वो जो आपको डायरेक्ट जॉब देते हैं। तो पहला ऐसा एग्जाम जो आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करता है वो हमारा एनटीएससी का एग्जाम होता है। एनटीएससी की फुल फॉर्म नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 10th क्लास में होता है। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, क्योंकि 10th क्लास तक हम सब कॉमन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उस टाइम हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करें बच्चे ने 10th क्लास में दिया, उसके बाद सबसे ज्यादा मैंने यहाँ पे कर्व भी दिया। कर्व किस चीज को डिनोट कर रहा है कि बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाता है हमारे जीवन के अंदर। जैसे ही हम 10th से आगे बढ़ते हैं 12th की तरफ जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल भरा समय होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो इसको डिनोट करने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टर्न दे दिया। 12th क्लास जब हम पहुंच जाते हैं, 12th क्लास की एंडिंग हो जाती है, 10th और 12th वैसे भी इंपॉर्टेंट माने बोर्ड क्लासेज होते हैं, इसके मार्क्स के लिए हम बहुत परेशान रहते हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो निकालेंगे, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन 10th एंड 12th बाय स्टडीइंग स्मार्टली। हार्डवर्क करना है बट स्मार्टली आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। बोर्ड में नंबर लाना बड़ा आसान है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा टफ पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करें 12th क्लास की, तो 12th क्लास के अंदर आपके अंदर दो चीजें होती हैं। वहां से आप 10th क्लास के बेसिस पे बहुत कम जॉब वाले एग्जाम होते हैं, वहां जनरली आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करने वाले एग्जाम ही ज्यादा मिलेंगे आपको। 12th क्लास के अंदर दोनों प्रोफाइल आ जाती है अपने पास। दोनों क्या, 12th क्लास के बाद आपके जॉब वाली चीजें भी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे फॉर्म निकलते हैं जो 12th बेसिस में, जिसमें दो फॉर्म बहुत ही बड़े हैं। पहला फॉर्म हमारा जो या पहला एग्जाम जो होता है वो किस चीज का होता है, एनडीए का होता है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप इसके थ्रू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर सीधा ऑफिसर लेवल पे रिक्रूट होता है। दूसरा जो हमारा एग्जाम है एससीआर है, इससे आप रेलवे में डायरेक्ट ऑफिसर के लेवल पे। तो समझ रहे हो इतना कम क्वालिफिकेशन में भी आप इतने बड़े लेवल पे अचीव कर सकते हो 12th क्लास के साथ ही। तो यहां से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। एक्स वाई ग्रुप भी होता है हमारा, थोड़ा सा उन दोनों कंपेरिजन में हल्का सा नीचे वाला जॉब होता है, बट ये भी आपके लिए एक ऑप्शन खुल जाता है। तो 12th क्लास के बाद ये हमारे वो ऑप्शन है जो आपको डायरेक्ट जॉब देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम जो आपके रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करते हैं। रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है कि आपको अगर अच्छे कॉलेज में जाते हो तो आपके साथ में ब्रांड अटैच हो जाता है, आईआईटीज, एनआईटीज, फिर उधर में बात करें तो आगे जब बात करेंगे आईएम जो होते हैं या फिर मेडिकल कॉलेज जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, अगर वहां से आप पढ़ते हैं तो आपका थोड़ा सा एक ब्रांड आपके साथ एसोसिएट लाइफ टाइम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब एग्जाम जो जेई है, नीट है, क्लैट है, तो यहां से आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है जिससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेजुएशन के बाद फिर से यहां से आपकी जॉब्स की भरमार स्टार्ट हो जाती है। ग्रेजुएशन के बाद भी आपके लिए वो दोनों रास्ते हैं, आप आगे के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, आपका रिज्यूमे और स्ट्रांग हो सकता है, आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। मास्टर्स के लिए अपने एग्जाम होते हैं कैट और गेट। और इधर में अपन बात करें जॉब वाली लाइन, तो यहां से पूरी खुल जाती है। जनरली हमारे यहाँ पे 70-80% जनता इसके बाद जॉब के लिए पूरी तरह तत्पर हो जाती है। यहाँ पे शुरू होता है आपका असली कंपटीशन। असली कंपटीशन के अंदर कौन कौन से एग्जाम है, सिविल सर्विसेज जिसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, और अगर अपन इंजीनियरिंग सर्विस की बात करें आईईएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये सारे के सारे इधर आ जाते हैं। उसके बाद अपना एसएससी, सीजीएल मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसमें एसएससी के सारे एग्जाम इंक्लूडेड है, चाहे वो सीजीएल हो, अपना सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, या फिर और भी जो मल्टीटास्किंग वाले जॉब्स रहती हैं वो सब की सब एसएससी वाली, सीडीएस अपना, ये फिर से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर आपका ऑफिसर लेवल का रिक्रूटमेंट है, सेम ही असिस्टेंट कमांडेंट वाला। फिर बैंक पीओ लिखा, तो बैंक पीओ का मतलब जितनी भी बैंक से रिलेटेड जॉब्स आपकी, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ हो सकता है, आईबीपीएस पीओ हो सकता है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का पीओ हो सकता है, आरबीआई के अंदर आपको डायरेक्ट जॉब मिल सकती है, आरबीआई ग्रेड भी बड़ी जॉब होती है वो भी। उसके बाद आपके क्लरिकल लेवल की जितनी जॉब्स हैं बैंकिंग सेक्टर की वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। फिर आता है आपका टीचिंग भी ग्रेजुएशन के बाद जनरली आपको मौका मिलना स्टार्ट हो जाता है।
अच्छी जॉब चाहिए तो आपको जनरली मास्टर्स करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इसके बारे में ज्यादा बात इसलिए क्योंकि मैंने खुद ने कभी स्टेट लेवल एग्जाम फेस नहीं किए। ये तो हमने ब्रॉडली डिस्कस किया कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन सी क्लास से क्या क्या हम कर सकते हैं। अब हमारे आज के वीडियो का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं जिसके बारे में मैं ये वीडियो लेके आया हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो को, बड़े ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली चीज जो मैंने लिखी, लर्निंग एट द रेट एवरी मोमेंट। मैं एक चीज में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस। जिस टाइम लर्निंग रुक जाती है, सीखना आपने बंद कर दिया, जिस टाइम आपको ये फीलिंग आ गई अपने को तो सब कुछ आता है जी, समझ लीजिए आपका सर्वनाश वहीं से शुरू हो गया जी। रावण रामायण आप देख रहे हैं तो यही चीज कहीं ना कहीं रावण जी के अंदर आ गई थी, अहंकार जिसको बोलने लगे थे। तो अहंकार कुछ नहीं होता, बस सिंपल से एक चीज होती है कि आप सीखना बंद कर देते। तो हमेशा आप सीखते रहिए, ये चीज आपको करनी है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, जनरल लाइफ मैं एक बार आपको ये सारी चीजें प्रूव करूंगा कि ये सिर्फ एग्जाम्स में नहीं, आप अगर डेली लाइफ में भी लाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपका रहेगा। आप हमेशा एक कोशिश कीजिए, एग्जाम क्रैक हो या ना हो, बट एक चीज हमेशा ट्राई कीजिएगा कि जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करना है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएंगे ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की हमको हमेशा कोशिश करते रहना है। अब अगली बात हम करते हैं कि लर्निंग वाली बात तो होगी। अब मैं आता हूं एकदम हार्डकोर, जो मेन जो चीजें होती हैं जो आपको एग्जाम के लिए करनी है। पहली चीज उसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, जो जनरली हमेशा 80% जनता मिस कर जाती है, पहली चीज क्या है, एनालिसिस ऑफ सिलेबस प्लस पेपर प्लस कट ऑफ। मैंने लिख तो दिया, हर कोई इसको पढ़ भी लेता है, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे क्या लिखा, सिलेबस का एनालिसिस। हर जो पेपर हम देते हैं उसका सिलेबस अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर सिलेबस आता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप आईआईटी जेई का पेपर देते हैं, आईआईटी जेई, जेई एडवांस से जेई मेंस का पेपर देते हैं 12th लेवल पे, तो उसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ 11 12 का सिलेबस आता है, उसमें उसके अलावा कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर उसी में अगर आप प्रोपोर्शन देखेंगे, किस प्रोपोर्शन में वो चीजें आती हैं, तो आप फाइंड करेंगे 60% आपका 12th क्लास से आता है, 40% आपका 11th क्लास से आता है। और वैसे एक एग्जाम है एनडीए का, एनडीए में अगर आप ऑब्जर्व करो क्लोजली तो आपको पता चलेगा 55% आता है 11th से और 45% आता है 12th से। तो आपको ये छोटी छोटी बारीक चीजें आप देख पा रहे कि एनडीए में 11th का वेटेज बढ़ गया और आईआईटी के अंदर 12th का वेटेज ज्यादा रहता है। इसके पर्टिकुलर रीजंस भी ये तब बात करेंगे जब हम एनडीए और आईआईटी के लिए अलग से एक वीडियो लेके आएंगे कंप्लीट एनालिसिस के साथ। अभी हम एक जनरल एनालिसिस कर रहे हैं। कट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी तैयारी को सबसे ज्यादा डिसाइड करती है। कट ऑफ का मतलब क्या है, जैसे हम बात करें कैट के एग्जाम की बात करता हूं मैं, या फिर मैं आईआईटी के एग्जाम की बात करता हूं, जेईई एडवांस की बात करता हूं, तो वहां पे कट ऑफ जनरली 50 या 55% नंबर अगर आप लेके आए तो बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है। दोनों ही चीजों में बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल रहता है बहुत ऊपर। तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपकी कट ऑफ 55% जा रही है, मतलब आपके दिमाग में यही रखना है कि आपको 60% नंबर अगर आ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप सिर्फ 70% सिलेबस करके जाएं। दोनों ही पेपर ऐसे हैं जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। 3 सब्जेक्ट अगर आते हैं तो आप एक चीज ये कर सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, एक थोड़ा हल्का भी रह जाएगा तो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कट ऑफ कम है। अगर दूसरी तरफ हम एग्जांपल लेते हैं एसएससी के एग्जाम का, और एसएससी तो अभी साल दर साल उसका कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है। अभी अगर रिसेंटली बात करें, अभी इस साल का जो 2017 का जो रिजल्ट आया है, या फिर अभी 2018 के जिस तरीके से कट ऑफ आई, तो हम एक चीज क्लियरली देख पा रहे हैं। कट ऑफ का मतलब ये मत समझिए जो आपको बस क्रॉस करना है। जैसे मेरे केस में मेरी 9000 रैंक थी, लेकिन वो मेरे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, आपको 3-4 हजार के अंदर रैंक लाना है, वहां पे मेरे 15-17 नंबर कम है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको कट ऑफ का मतलब ये नहीं जस्ट जहां पे क्रॉस किया, उसका मतलब ये जहां से आपको या तो जॉब मिलनी स्टार्ट होती है या अच्छी जॉब मिलनी स्टार्ट होती है, अच्छा कॉलेज मिलना, उसको कट ऑफ बोल रहा हूं मैं। तो अभी एसएससी का जैसे कट ऑफ हो गया 75% से ऊपर रहता है। अगर 700 में से अगर नंबर देखें तो अराउंड आपको 520 510 नंबर या 500 नंबर चाहिए। तो 70% और 75% के बीच में वो आपको मार्क्स चाहिए। अगर इतनी कट ऑफ जाती है तो वहां पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट आपका ढीला रह जाए। आपको तीनों ही सब्जेक्ट या चारों ही सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपके, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है एनालिसिस किस चीज का, कट ऑफ का। और ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। इससे ये अब जब भी तैयारी शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको पेपर देखने चाहिए। हम करते हैं सबसे लास्ट स्टेप उसको रखते हैं, हम लास्ट में पेपर देखते हैं। आप हमेशा, इसीलिए मैं क्या करता हूं, आप किसी भी मेरे पीछे वाली वीडियोस में जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और क्वेश्चन बैंक में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं। क्योंकि तैयारी को नापने का सबसे बढ़िया जरिया क्या है, पहले क्या पूछा गया है। बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज नहीं होता किसी भी एग्जाम का, तो जो पहले पूछा जाता है उसी के अराउंड कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आपको
वो टॉपिक शुरू होने से या चैप्टर शुरू होने से पहले पता होना चाहिए, नहीं कि लास्ट में पता चले। अगर पहले से पता होगा तो जब भी वो टॉपिक आएगा तो आपका कंसंट्रेशन लेवल अपने आप हाई रहेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगली, हार्ड वर्क, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। हार्डवर्क का मतलब क्या समझते हैं, इसका डेफिनेशन बहुत सारे लोग गलत समझ लेते हैं। गधों की तरह मेहनत करने को हार्डवर्क नहीं कहते हैं। ये नहीं कि हमने एक टॉपिक के हमने 100 सवाल लगा दिए, बहुत मेहनत कर लिया तो 100 सवाल कर दिए, बिल्कुल भी नहीं जी। मैं कह रहा हूं आप 10 सवाल लगाइए, 3 कॉन्सेप्ट कवर कीजिए। हार्डवर्क का मतलब ये है कि आपको सिलेबस को बार बार करना है, अच्छे तरीके से अच्छे सवाल लगाइए। जैसे मैं हमेशा बच्चों को एक सजेशन देता हूं, जब भी मैंने 2 या 3 साल पढ़ाया है 10th क्लास के बच्चों को, कि आपको आर डी शर्मा की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आर डी शर्मा के अंदर जब आप 50 सवाल लगा लेते हो तो आपके 2 कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। एनसीईआरटी में 50 सवाल लगा लोगे तो 8 से 9 कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। आपका मेन एम होना चाहिए कि कम सवालों में ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करो। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फिडेंस है। ये नहीं कि 50 सवाल लगे अब मैं खुश हूं, अब तो मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन गया, ये नहीं होता। आपको कम सवाल लगाओ और फिर खुद पे जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहां से आता है, ये भी एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। आप कितना नॉलेज गेन कर लेते हो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉलेज हर जगह से आप गेन करो। आप ये सिर्फ ये नहीं कि मेरे को मैथ साइंस का नॉलेज लेना है, आपको स्पोर्ट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको इकोनॉमी का भी नॉलेज होना चाहिए। इंडिया का नहीं, आपको हर जगह की पॉलिटिक्स का, हर जगह का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि नॉलेज जब होता है तो आदमी अपने आप कॉन्फिडेंट होता है। अगली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, ये जितनी भी ऊपर वाली चीज बताई इन सबको अगर आप मिला दोगे तो वो हो जाएगा स्मार्ट वर्क। कहने का मतलब क्या है, पेपर का एनालिसिस कर रखा है, कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड है, आपके उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे आपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए हैं, बहुत सारे और आगे वाले टेस्ट लगा रहे हैं। टेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है तैयारी में, टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे वो आपकी तैयारी को, ये नहीं कि बार बार थ्योरी थ्योरी थ्योरी, उससे कुछ नहीं होने वाला जी। अगली चीज क्या है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी। ये पॉइंट डिस्कस करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। इसकी हिंदी जरा देखिएगा, रणनीति। रणनीति का मतलब, रण का मतलब होता है युद्ध, युद्ध की नीति। इसका परफेक्ट एग्जांपल कौन है, भगवान श्री कृष्ण। कैसे, हम सब अभी लॉकडाउन के समय पे देख रहे हैं महाभारत। महाभारत में अपन ध्यान से देखेंगे तो उधर सिर्फ पांडव थे और उनके साथ थे भगवान श्री कृष्ण। और दूसरी साइड अगर आप देखोगे, एक से एक योद्धा लोग, दुर्योधन है, बहुत उनकी एक अलग मिसकंसेप्शन, वो बाद में बात करेंगे, उनको गलत तरीके से समझा जाता है। कर्ण है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, इतने बड़े बड़े योद्धा सब एक साइड है। इधर सिर्फ 5 पांडव और 2 साथ में थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन एक चीज उनको बहुत तगड़ी आती है, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के बारे में आप थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। ये क्या चीज है, आपके 2 तरीके। मैं हमेशा जो भी आपका एग्जाम है उसको 2 पार्ट्स में बांटता हूं, या फिर आपकी जो भी फाइनल जो रिजल्ट आता है जॉब से रिलेटेड, उसको 2 पार्ट में बांटता हूं। पहला होता है प्रिपरेशन, तैयारी आपकी, और दूसरा होता है पेपर। और दोनों का वेटेज 50% है। जनरली जनता इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं देती है। वो क्या करते हैं, तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, पेपर के बारे में नहीं सोचते हैं। आप जब भी जो भी चीज कर रहे हैं, आपको जो रणनीति बनानी है वो हमेशा दोनों चीज के लिए बनानी है। क्योंकि जितना रोल आपकी तैयारी का है उतना ही उस दिन का है। उस दिन का मतलब क्या है, उस दिन की आपकी एक एक मोमेंट, उसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए उसमें आएगा। तो आपको अपनी पूरी पूरी रणनीति तैयार रखनी है। किस चीज के लिए, कि मुझे कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मुझे उस दिन टेस्ट देना है, उस दिन ये करना है, उस दिन मुझे ब्रेक लेना है, उस दिन मेरा इंग्लिश रिवाइज करना है, एक दिन मुझे रीजनिंग करना है। हर चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, पेपर पे रहनी चाहिए। ये मुझे करना है और वो करके रखना है। ऐसा नहीं कि जी बहुत बढ़िया बढ़िया टाइम टेबल बनाए हो, मजा आ गया, आज तो बहुत ही अच्छा सुंदर सा टाइम टेबल दीवार पे चिपका दिया, उसको देखना भी है अपने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इस चीज पे ध्यान देंगे। अगर आप एक तरीके से काम करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉलेज ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एज वेल एज वीकनेस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इन माय केस मुझे पता है कि मैं मैथ को हमेशा 2 पार्ट में देखता हूं। मेरी हल्की सी वीकनेस है ज्योमेट्री, और मेरी स्ट्रेंथ है उसके अलावा सारा पार्ट मेरा स्ट्रेंथ है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि भाई अलजेब्रा क्या है, अर्थमेटिक क्या है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री क्या है। मेरे लिए ये कि ज्योमेट्री और नॉन ज्योमेट्री। तो आपको पहले से पता होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, जब भी मैं पेपर देने जाऊंगा या देने गया हूं, फॉर एग्जांपल एसएससी जेई, एसएससी का मैं मेंस जब देने गया, सीजीएल मेंस, तो उसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के। तो मेरे लिए पेपर मैंने कैसे स्टार्ट किया, 85 क्वेश्चन है और मुझे वो 1 घंटे 40 मिनट में कर देने हैं। वो मैंने कर दी। अब मेरे पास 20 मिनट बचा हुआ, 20 मिनट में मेरे पास क्वेश्चन बचे 15। मुझे 15 करने ही नहीं। मैंने पहले उन 15 क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं। मेरे लिए ज्योमेट्री उस पेपर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उन 15 क्वेश्चन लास्ट में मैंने उन 20 मिनट में 8 सवाल वहां से किए, 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 92 सही, 1 गलत,
दैट्स इट, खत्म कहानी। तो आपको भी इसी तरीके से करना, आपको पहले से जब पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे इस पेपर में ये इस टाइम में ये करना है, पहले 20 मिनट में मुझे इस टॉपिक को उठाना है, अगले 20 मिनट में इसको, आपका बिल्कुल डिवाइडेड होना चाहिए पहले से। ये नहीं कि पेपर देने गए आज जो सवाल आएगा देख लेंगे, तैयारी तगड़ी है, इस एटीट्यूड से जाओगे तो पेपर आज के दिन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है जी, यहाँ पे बहुत ही तगड़ा, इतने तगड़े तगड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, नौकरियां हो रही है हर साल कम। अगर मैं सिंपल से एग्जांपल दूं, अगर पिछले 5 साल में देखोगे तो नौकरी का जो रेशियो है वो हाफ हो गया, पहले से आधी नौकरी होगी। पहले जो 15,000 वैकेंसी आती है जिस चीज में, अभी उसमें 8 या 9,000 वैकेंसी होगी। आईबीपीएस पीओ में तो वो रेशियो और भी 1/3 हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि जॉब्स हो रही है कम, कॉम्पिटिटर हो गए ज्यादा। उसका एक रीजन ये कि ऑनलाइन जो टीचिंग आ गया, ऑनलाइन जो भी चीजें हैं, यूट्यूब आपके पास अनअकैडमी, बायजूस, हर चीज आ गई आपके पास। तो अब आज के दिन क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, डाटा तो रिलायंस ने मजे मजे कर दिए, तो हर किसी के पास आ गए। अब आपको क्या करना है, अब हो गया कंपटीशन तगड़ा। तो कंपटीशन तगड़ा है तो यहाँ पे स्मार्ट खेलना है, एकदम रणनीति के साथ खेलना है, और आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ का इसलिए पता होना चाहिए कि उसको बहुत तगड़े से अपन कर देने हैं। और अगली जो चीज है, लास्ट चीज, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल आज के दिन अवेलेबल है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। आपको ये नहीं करना कि जी, अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने, अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैथ्स की बात करें, क्वांट की बात करता हूं, तो क्वांट के अंदर बहुत सारी बुक आपकी अवेलेबल है ऑनलाइन। बात करें राकेश यादव की बुक है, अभिनय की बुक है, तो बहुत सारे लोगों की बुक अवेलेबल है। क्या मुझे सारी करनी, जी नहीं, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। बुक लगाने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट आप कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। अब अपने वीडियो का लास्ट पार्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट वो क्या है, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या सबसे पहली चीज इसमें क्या है, टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट किस सेंस में, देखो ऐसा नहीं है कि मुझे 24 घंटे पढ़ाई करना है, वो नहीं। टाइम वेस्ट का मतलब ये है अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जरूरत नहीं है जी। अपने कहीं अगर YouTube चला लिया तो जी 7-8 घंटे उसी को देखते रह गए, एक गाना खत्म, दूसरा, या फिर मूवी लगा लिया, उस टाइप के मैं टाइम वेस्ट को मना कर रहा हूं। ऐसा कि अगर आपको कोई शेड्यूल है कि मुझे भाई 2 घंटे खेलना है, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, बिल्कुल सही है, कोई उसके अंदर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अननेसेसरी जो चीजें करते हैं हम, कि किसी चीज में लग गए तो मगन ही हो गए, उसको फिर बंद करना ही भूल गए जी, वो नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज अपने पास पैनिक। पैनिक का मतलब क्या, कि जब पेपर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे ही, बहुत ही जनरल कंप्लेंट है कि जी वैसे तो बहुत अच्छी तैयारी थी, घर पे आके लगाया तो जी पेपर भी तगड़ा ही लग गया, बस पेपर के टाइम पे ना मेरे से थोड़ा सा हुआ नहीं। तो वो क्या होता है, पैनिक अंडर प्रेशर। जब आपके ऊपर दबाव आया कि आपको टाइम फ्रेम के अंदर चीजें करनी है, हम जनरली गलती करते हैं, प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी करते हैं, बट वो प्रैक्टिस टाइम फ्रेम में नहीं करते। तो जो भी आपको टेस्ट देने हैं, टेस्ट बहुत ज्यादा देने होते हैं आपको, जब भी पेपर नजदीक है, या हमेशा आप टेस्ट देते रहें। और जब भी आप घर पे भी टेस्ट दे रहे हो तो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में, जब तक वो चीज आप नहीं क्रिएट करेंगे अपने घर पे, तो आप दिक्कत में रहेंगे जब एग्जाम देने जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस किया है कि भाई सवाल लगाए 10-25 मिनट में, तो पेपर में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 मिनट के अंदर आप 30 सवाल कर दोगे। ये तो जी नाइंसाफी है। खिलाड़ी प्रैक्टिस के दौरान डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो फिर बोलो कि अब तो मैदान में जाना और भाई साहब तुमको 10 बॉलों में 50 रन बना देना है, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। एकदम कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। तो आपको कभी भी पैनिक नहीं करना। पैनिक कब नहीं करोगे, जब नॉलेज है और प्लस में आपने प्रैक्टिस उस तरीके से कर रखी, उस फॉर्मेट की कर रखी। अब चेतेश्वर पुजारा से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो T20 के अंदर चौके और छक्के लगाए, क्योंकि उसने अपनी प्रैक्टिस, जो अपना मोल्ड जो है वो डिफेंसिव रखा है। तो आप जिस मोल्ड से तैयारी करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप थिंकर बहुत अच्छे हैं, टाइम की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए जाइए, वहां पे जल्दी नहीं। आप जो बाकी एग्जाम्स में बात कर रहा हूं, एसएससी है या फिर अपना बैंकिंग है, यहां पे तो पहला राउंड निकालने के लिए प्री की बात करें तो प्री के अंदर आपको 1 घंटे के अंदर 100 सवाल करने तो यहां पे तो आपको बहुत क्विक थिंक करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी। यहां पे आपके पास समय की बहुत ज्यादा कमी रहेगी। और इसमें मैं अपना एक स्ट्रेंथ है, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो, मेरा कोई भी जो लोग मुझे जानते हैं वो एक बात पे एग्री करेंगे, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं हूं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता हूं, ना ही मैं बहुत ही तेज हूं, स्मार्ट नहीं। लेकिन एक चीज जो है मेरे पास, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए जरूर मैंने दोनों चीजें की। मैंने कैलकुलेशन को स्मार्टली भी अच्छा किया और हार्ड वर्क के साथ भी। टेबल याद किया, जब 4th क्लास में किसी टीचर ने बता दिया कि टेबल याद करने से जीवन में बहुत फायदा होता है, मैंने उसी समय 45 तक टेबल याद कर लिया। ये मेरा जुनून था कि उसने टीचर ने बोला, वो कच्चे घड़े वाली जो कहानी मैंने सुनाई वो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट मैंने कर दी और उसका फायदा आज तक मिलता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के दिन जिस तरीके का माहौल है, अभी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आप हर एग्जाम के अंदर देखेंगे तो 2 चीज कॉमन है, इंग्लिश और मैथ।
इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप अपनी कैलकुलेशंस पे काम करना स्टार्ट कर दो, ताकि ये जो पैनिक वाली सिचुएशन है ये आपके साथ ना हो। ये जो चीज है ये मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है, अननेसेसरी डिस्कशन इन बिटवीन और बिफोर एग्जाम। जनरली आपको ना बड़े तगड़े तगड़े सलाहकार लोग मिलते हैं जी पेपर के टाइम पे, बाहर एकदम तगड़े एक्सपर्ट लोग, पेपर से पहले उनके तुम अगर व्यू सुनोगे तो मजे आ जाएंगे। कुछ कुछ अपना जो भी पुराना ज्ञान कट ऑफ ये जाने वाला है, कल की शिफ्ट में ये हुआ उसमें ये हुआ, उस टाइम आपको क्या करना, वो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको क्या करना, अपना एक जगह देखिए जहां पे खाली कुछ जगह हो, वहां पे जाके बैठिए आराम से, जिस भी चीज में आप बिलीव करते हैं, गॉड में करते हैं बहुत अच्छी बात है, अपने माता पिता में करते हैं वो ठीक है, या फिर कोई ऐसा गुरु मंत्र, इन माई केस दैट इज गायत्री मंत्र। मैं हमेशा पेपर से पहले 15-20 मिनट तक उसको उच्चारण करता हूं, क्योंकि मुझे वो कंसेंट्रेट करने में हेल्प करता है। तो कंसेंट्रेशन इज द की। पेपर के टाइम पे आपका फोकस 100% वहीं पे होना चाहिए। आप अफोर्ड नहीं कर सकते आधे मिनट भी कहीं इधर उधर हो जाए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन सब लोगों को अवॉइड करें। पेपर अगर मान लो आपका अगर मेंस का पेपर देने जाते हैं तो जनरली कई बार 2 पेपर हो जाते हैं, अगर एसएससी की बात करें 2 पेपर हो जाते हैं, उसके बीच में आप किसी भी इंसान से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे। वो एक अलग थ्योरियां देते हैं कि भैया मैंने कर दिए 90 क्वेश्चन विद एफिशिएंसी ऑफ 85%। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है, उनको बिल्कुल भी आपको देखना ही नहीं है जी, समझ गए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जी एक होता है ओवर एनालिसिस। अब अपने छोटे छोटे पॉइंट जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। ओवर एनालिसिस का मतलब क्या है, मैंने बोला कि मैंने बार बार किस वर्ड पे ध्यान दिया है, एनालिसिस और उसके बाद स्ट्रेटेजी। ये 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और तीसरा मैंने बोला टेस्टिंग। ये 3 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है व्हाट टू डू में। व्हाट नॉट टू डू के अंदर मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे एनालिसिस का लगा दिया ओवर। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग इतने ज्यादा एनालिसिस करने लग जाते हैं, उस एग्जाम का ये कट ऑफ, उसका ये, उस चक्कर में पढ़ाई बंद कर देते हैं। सारे दिन बस यूट्यूब पे उसका और उसका कंपेरिजन करते रहेंगे। ये चीजें नहीं करनी आपको, ना ही ऐसा कि इस टीचर को चेक कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको फिर अपने रिव्यू देंगे कि ये टीचर उससे बढ़िया है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसके ऊपर विश्वास कीजिए और उसको एकदम अपना गुरु मान के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं बता रहा हूं सारे अच्छे टीचर, सारी अच्छी बुक होती है, आपकी लगन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको कभी भी इन सब चीजों में नहीं आना है। ये सबसे बुरा पॉइंट, कंपैरिजन विद अदर्स। आप कभी भी देखो, मैंने पहले में क्या बोला, व्हाट टू डू में ये बोला कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस है, तो कभी भी आपको ये कंपेयर नहीं करना चाहिए वो ऐसे पढ़ाई कर रहा तो मैं। हर किसी का अपना माइंडसेट है, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पे ध्यान देना, अपने आप को इंप्रूव करना है, कभी भी किसी दूसरे से कॉम्पीट मत करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। सिली मिस्टेक, मेरे एक अदद मित्र हैं विकास यादव जी, इस समय एसएससी सीजीएल में पिछली बार वो पीओ लग चुके हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर। उनका हमेशा एक डायलॉग रहता है, पेट डायलॉग, कि भाई मेरे से ना पेपर के अंदर वो सिली मिस्टेक होगी। बाय गॉड ग्रेस वो इतने अच्छे स्कोर करते हैं उन सिली मिस्टेक के बावजूद, लेकिन मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूं कि कोई मिस्टेक सिली नहीं होती। सिली का मतलब क्या है भाई, कभी देखो तुम 2 नंबर का सवाल आता है मेंस के अंदर, अगर आप तुमने कोई गलती करी तो आधा नंबर वहां पे कट जाएगा आपका, तो टोटल मिलाकर आपने 2.5 नंबर का नुकसान करा। तो सिली कैसे होगा, आपके 2.5 नंबर लगे गए। आज के दिन ऐसा कंपटीशन है कि 0.07, 0.8 इस तरीके से लोग सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो कोई भी मिस्टेक सिली नहीं होती। आप इस चीज को कहना बंद करें और अपनी जो भी मिस्टेक को पहले पहचानने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या फिर टाइम मैनेजमेंट की मिस्टेक है या फिर आपके अंदर कैलकुलेशन की मिस्टेक है। ये 3 ही तरीके की मिस्टेक होती है, आप उसको पहचाने और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। ये बहाना ना बनाए कि मिस्टेक क्या होगी, सिली। अगली लास्ट चीज अपने पास, ये कभी नहीं होना चाहिए अनियमितता, इरेगुलरिटी। ऐसा नहीं कि जी एक दिन पढ़ दिए 10 घंटे, उसके बाद 3 दिन किताब नहीं उठा रहे, फिर अगले दिन तो नाइट आउट, पूरा रात को ही पढ़ दिए, उसके बाद फिर 2 दिन किताब नहीं उठा रहे। इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए। चाहे आप 4 घंटे पढ़ें, लेकिन आप रेगुलर पढ़ें और एकदम हर चीज को रिवाइज करें। ऐसा नहीं कि जी मैथ उठा ले तो मैथ ही मैथ पढ़ रहे, जी नहीं। आपको जो भी आपका एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें अगर 12th लेवल पे है तो पीसीएम या पीसीबी या फिर आप जिसमें कॉमर्स बैकग्राउंड से तो उन सब चीजों को पढ़ें। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे है तो जनरली मैं मानता हूं कि 4 चीजें आती हैं अपने पास, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो चारों को बराबर बराबर समय दें। अगर मेंस का समय है तो फिर इंग्लिश और मैथ को बराबर बराबर समय दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तैयारी के समय पे आप किसी एक के प्रति अपना रुझान ज्यादा नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो कमेंट करके बताएं, ताकि फिर हम इससे रिलेटेड और जैसे मैंने पहले बोला था 10th और 12th से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। आज मैंने मेनली जो डिस्कस किया है वो साइंस स्ट्रीम वाले लोगों के लिए किया है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसमें आर्ट्स और कॉमर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको सही लगा है तो 10th 12th के लिए हम वीडियो ला सकते हैं। फिर और क्या ला सकते हैं, जितने भी एग्जाम मैंने क्लियर किए, चाहे वो एनडीए, सीडीएस है, आपका कैट है, एसएससी और बैंकिंग, इनका पर्टिकुलरली हर चीज का किस किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, उससे रिलेटेड हम वीडियो ला सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर बताएं और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें
और एक हमने अभी एक नई चीज, एक लाइन चुरा ली, पता नहीं कहां से, बड़ी अच्छी लगी, हमें चाहिए सिलेक्शन जी। और ये बात ध्यान रखो जी, हमारे लिए सिलेक्शन नहीं ले रहे हो, ये बात एक इंसान की फितरत होती है। सिलेक्शन जब नहीं होता ना तो वो किसी दूसरे ब्लेम डालता है, जनरली टीचर पे डालता है। जब हो जाता ना तो मिठाई देने भी नहीं आता है। तो हमको जी ना तो आपकी मिठाई चाहिए, ना आपकी दुआएं चाहिए, हमें बस आपका सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि एक बात में मैं बहुत विश्वास करता हूं, एक इंसान समाज को नहीं बदल सकता लेकिन अपने परिवार को बदल सकता है। तो आपको अपना परिवार बदलना है। जय हिंद, जय भारत।